नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं आईएसओ पर पूरा सीरीज बना रहा हूं और जो लिस्ट ऑफ आईएसओज आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं और जो इसमें बोल्ड कलर में पॉइंट नंबर 7, इस चीज को आज हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में जो भी रेड कलर का आपको दिख रहा है, ये न्यू टॉपिक्स हैं, मैंने रिसेंटली ऐड किए हैं अपने एजेंडा में। तो आइए फिर शुरू करते हैं। जैसे पहला जो हमारा कंट्रोल्स है, ये है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसीज। मैंने आपको पहले जो मेरा लास्ट वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि हमारे 114 कंट्रोल्स होते हैं। तो ये हमारा पहला कंट्रोल है। इस कंट्रोल में इस क्लाउस में हमारे हमारे 14 क्लाउसेस होते हैं और 114 कंट्रोल्स होते हैं। तो ये A.5 जो है, ये A.5 है हमारा, ये हमारा क्लाउस है। और यहाँ पे ये टू कंट्रोल्स है और ये नेम ऑफ द टू कंट्रोल्स है, एनेक्चर 5.1.1 एंड 5.1.2। तो इसमें ये क्या काम करता है, इसको हम लोग किस लिए अपने आईएसओ में इंक्लूड किए हुए हैं, इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये बेसिकली क्या होता है कि इसमें हमारी जो भी इनलाइन सिक्योरिटीज होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो बहुत बेनिफिशियल होती हैं, बिकॉज बाहर के इंट्रूडर हमारे ऑर्गेनाइजेशन पर अटैक न कर दें और किसी भी कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटीग्रिटी अवेलेबिलिटी का मिसयूज न कर दें, इसके लिए हमारा ये फर्स्ट क्लाउस है। इसको पूरा डिटेल में बताया हुआ है। मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कोई एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन है, लेट्स से काइंड ऑफ बैंकिंग और ऑर्गेनाइजेशन, तो वो अपने आप को न्यूली सेटअप करना चाहता है। तो उसने जो मार्केट में जो आईटी चैंपियंस है, जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, विप्रो है, इन्फोसिस है, रिलायंस आईटी सर्विसेज है, जो भी है, तो वो इन आईटी फर्म से कांटेक्ट करेगा और टेंडर निकालेगा कि हमारा रिक्वायरमेंट ऐसा ऐसा है, आइए और आप हमें जो टेंडर है और जो बजट एग्रीमेंट है, उसके बाद आप हमें सजेस्ट कीजिए कि हम अपने बैंकिंग को मोस्ट मोस्ट सिक्योर कैसे बनाएं। तो उसके बाद ये जो आईटी फर्म है, वो वो अपने आईटी एक्सपर्ट्स के जरिए से ये पूरा लिस्ट डाउन बनाएगी कि हाँ, हमें पहले फॉर एग्जांपल आईपीएस लगाना है, फिर हमें फायरवॉल लगाना है, फिर हमारा पब्लिक जोन है, फिर इंटरनल जोन्स है। इस हिसाब से पूरा का पूरा जो है इनलाइन सिक्योरिटी टूल्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रोवाइड कराएगी। और ये जो सॉफ्टवेयर या टूल्स है, ये थर्ड पार्टी से खरीदने की कोशिश करेगी। तो इसमें थर्ड पार्टी रिस्क भी अटैच्ड होता है। तो ये जो सॉफ्टवेयर या सिक्योरिटीज हैं, इनकी इनकी पॉलिसीज जो है, इनकी पॉलिसीज हमारा फर्स्ट क्लाउसेज है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, पॉलिसीज ऑफ फॉर द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। और सेकेंड जो क्लाउस जो हमारा कंट्रोल्स है, वो है रिव्यू ऑफ द पॉलिसीज फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। दैट मीन्स ये जो कंट्रोल 5.1.1 है, ये इंटरनल टीम इसको इम्प्लीमेंट करेगी। और 5.1.2 में जो जो बैंक है, वो किसी थर्ड पार्टी ऑडिटिंग फर्म को भी डिप्लॉय करेगी। और 5.1.2 जो है, ये यहाँ पे जो थर्ड पार्टी ऑडिटिंग फर्म को बैंक बोलेगी कि आप इसको रिव्यू करिए और आप हमें इंश्योर करिए वेदर ऑल इज गुड और नॉट फ्रॉम सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव। तो ये बेसिकली हमारा जो न्यू ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करते हैं, उसके लिए ये हमारे क्लाउसेस ये जो कंट्रोल्स हैं, ये काम में आते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इसमें टोटल 7 कंट्रोल्स हैं। हमने पहले वाले क्लाउज में हमने पढ़ लिया कि हमने जो भी सॉफ्टवेयर या टूल्स हैं, वो हम लोगों ने परचेज कर लिया है।
और सेकंड में क्या है, इस चीज को मैनेज करना। इस चीज को मैनेज कैसे करेंगे हम लोग? डिप्लॉयमेंट के बाद में जो हमारे एसोसिएट्स होंगे उनको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलॉट करने के लिए 6.1.1 में रखा गया है। और जो सॉफ्टवेयर और जो टूल्स हैं उनमें लॉगिन करके हम लोग एक्सेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी उस चीज को चेक करेंगे। और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर ईच एंड इंडिविजुअल टूल्स को हम लोग इनेबल इनेबल करेंगे। सेकेंड 6.1.2 में है हमारा कॉन्टेक्ट विथ अथॉरिटीज। तो इसमें क्या रहता है कि आईटी फर्म ने ये 6.1.1 में रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट कर दिया है, और 6.1.2 में जो अथॉरिटीज हैं क्लाइंट के पास ये एक्सेस होगा। जैसे हमारे केस में जो क्लाइंट है वो एक बैंक है, तो बैंक को ये एक्सेस होगा कि वो किसी एक्स वाई जेड अथॉरिटी से भी इसको रिव्यू करा सकता है और उससे कनेक्ट करके अपना चीज को इंश्योरिटी ले सकता है। 6.1.3 में है स्पेशल इंटरेस्टेड ग्रुप्स। फॉर एग्जांपल बैंक अगर गवर्नमेंट के बिहाफ पे है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो ये लोग गवर्नमेंट के जो फर्म्स हैं जैसे सर्टेन हो गया प्लस आईआईटीज हो गए, तो इनसे भी ये कनेक्ट कर सकता है अपने ऑर्गेनाइजेशन के रिव्यू के लिए। नेक्स्ट फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। 6.144 जो कंट्रोल है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। हमेशा इंटरव्यूज जो इंटरव्यूअर होता है वो इस चीज को समझने की कोशिश करता है कि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी के बारे में सामने वाले को कितना नॉलेज है। तो इसको मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए से समझाता हूँ। जैसे मेरे पास एक बैंक है, राइट, फॉर एग्जांपल एक बैंक है। बैंक के नीचे जैसे एक कोई डिपार्टमेंट है, फॉर एग्जांपल फाइनेंस डिपार्टमेंट में जो रिक्वेस्ट रेस कर रहा है वो एक पर्सन है, और जो रिव्यू कर रहा है उस रिक्वेस्ट को, वो भी एक ही पर्सन है। तो ऐसे केस में हमारा जो बैंक का जो फाइनेंस टीम है वो ज्यादा वल्नरेबल हो जाएगा, बिकॉज रिक्वेस्टर भी सेम पर्सन है और हमारा रिव्यूअर भी सेम पर्सन है। तो जो ड्यूटीज जो अलॉट होती हैं वो एक्चुअली डिफरेंट पर्सन से होती हैं, क्योंकि जो रिक्वेस्टर है वो हमारा अलग हो और हमारा रिव्यूअर जो अप्रूवर है वो अलग होना चाहिए। अगर एक बाई चांस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे होगा तो बैंक को जो है लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे, बिकॉज सारे के सारे जो मैन एक्सेस हैं वो मेरे पास हैं। तो मैं चाहे तो एक तरीके से राजा हो जाऊंगा, मतलब मैं फाइनेंस में से कोई भी पैसा मैं रिक्वेस्ट भी रेज कर पाऊंगा, फिर मैं अप्रूव करके मैं उसको निकाल भी पाऊंगा, राइट। तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज हमें ये बताता है कि हमें हर एक लेयर पे जो भी क्रिटिकल लेयर्स हैं वो हमें डिफरेंट डिफरेंट एसोसिएट्स डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स रखने चाहिए, ताकि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का चैनल है, लेयर्स हैं, वो एक स्ट्रॉन्ग बना रहे। और अप्रूवर के बाद भी हमारा एक फाइनल क्रेडिट मैनेजर होता है, वो भी एक बार इस चीज को रिव्यू करता है। रिक्वेस्ट थर्ड फेज में यहाँ पर जाती है, इसके अप्रूव करने के बाद ही हमारा फुल जो भी रिक्वेस्ट किया हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा। सो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज में ओवरऑल मिला के हर एक इंडिविजुअल डिपार्टमेंट में इंडिविजुअल लेयर्स पे हमें डिफरेंट डिफरेंट एसोसिएट को डिप्लॉय करना पड़ेगा, ताकि हमारे बैंक की अवेलेबिलिटी और लॉस होने का चांसेस न रहे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। यस, अभी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जो भी हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं वो भी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को रिव्यू कर सकते हैं। तो उनके साथ जैसे वीकली मीटिंग या लेट्स से मंथली मीटिंग, जो जो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर है वो उनके साथ में सेटअप कर सकता है, ये उनके पास में एक्सेस होता है। नेक्स्ट वन इज मोबाइल डिवाइस पॉलिसी। मोबाइल डिवाइस पॉलिसी में क्या होता है फ्रेंड्स, कि जैसे जो बड़े बड़े
पोस्ट पे जो मैनेजर और जो सीनियर मैनेजर, डायरेक्टर और सीईओ लेवल के जो पर्सन्स होते हैं, उनको कंपनी लैपटॉप भी देती है साथ में और मोबाइल भी देती है। तो इस केस में हम ओनली मोबाइल की बात कर रहे हैं। तो उस मोबाइल को यूज करने की सर्टेन पॉलिसी होती है इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि हर एक एसोसिएट्स को उस ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे क्योंकि वो तो ऑर्गेनाइजेशन का मोबाइल है, तो उस मोबाइल का कहीं कहीं वो मिसयूज न कर रहा हो, या मतलब अपने एक्सट्रीम पर्सनल यूजेस के लिए मतलब अपना पर्सनल यूज न कर रहा हो। जैसे जो लोअर लेवल के जो पोजीशन वाले एसोसिएट्स होते हैं, उनको यूट्यूब बैंड होता है। जो कंपनी प्रोवाइडेड मोबाइल डिवाइसेस होते हैं, तो वो एसोसिएट जो है कोई प्रॉक्सी लगा के यूट्यूब यूज ना कर रहा हो, तो इस टाइप का जो सेफ्टी कंसर्न्स है वो हमारे मोबाइल डिवाइस पॉलिसीज में आ जाएगा। 6.1.7 में हमारा टेली वर्किंग आ जाएगा। फ्रेंड्स, ये टेली वर्किंग इस पे तब हमारा बूम आया, अभी 2017 के आसपास जो कोविड आया था, तो उसमें लगभग हर एक गवर्नमेंट ने ये मैंडेटरी कर दिया था कि वर्क फ्रॉम होम फैसिलिटीज दिया जाए। तो जो है टेली वर्किंग का मेन फोकस क्या रहता है कि ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड लैपटॉप को यूजर्स कैसे यूज कर रहे हैं, और वर्क फ्रॉम होम को हम और मोस्ट सिक्योर बनाने के लिए क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए, ये हमारा टेली वर्किंग के अंडर में आएगा। इसमें इसमें नेक्स्ट फ्रेंड्स, ह्यूमन रिसोर्सेज सिक्योरिटी। इसमें टोटल हमारे 6 कंट्रोल्स आते हैं। तो ये पॉलिसीज बेसिकली एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड होता है कि कोई भी एक XYZ एम्प्लॉयमेंट है, वो कंपनी में हायर हुआ, उसने अपना वर्क किया और वो फाइनली चेंज कर लिया या उसका रिटायरमेंट हो गया उसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में। तो इसमें 7.1 जो हमारा कंट्रोल्स है, वो प्रायर टू एम्प्लॉयमेंट के बारे में है कि प्रायर टू एम्प्लॉयमेंट जो एसोसिएट्स का है, वो HR टीम, जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन टीम होगी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, वो प्रायर टू एम्प्लॉयमेंट उसके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करेगी। फिर टर्म्स एंड कंडीशंस जो ऑर्गेनाइजेशन का होगा, वो उस एसोसिएट्स को समझाया जाएगा। और नेक्स्ट है मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कुछ उसकी मैनेजमेंट के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, और वो कैसे उस चीज को एडहेयर कर रहा है, उस चीज का रिलेटेड जो भी होगा हमारा मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आएगा। फिर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी अवेयरनेस, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। उस ऑर्गेनाइजेशन में हायर करने के बाद में उसको सिक्योरिटी अवेयरनेस प्लस उसको पूरा प्रोसेस बताया जाएगा, और उसको ट्रेनिंग्स भी दिया जाएगा। डिसिप्लिनरी डिसिप्लिनरी प्रोसेस, इसको आपको समझाने की जरूरत ही नहीं है, ये तो वैसे बाय नेम ही सब कुछ बता रहा है। एंड फाइनली टर्मिनेशन एंड चेंज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसमें अगर एसोसिएट्स फाइनल रिजाइन देकर अपने एम्प्लॉयमेंट को चेंज कर रहा है, या किसी रीजन की वजह से उसको टर्मिनेट किया जा रहा है, तो इसके लिए क्या प्रोसेस होने चाहिए, उस चीज के बारे में हमारा टर्मिनेशन एंड चेंज ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंडर में बताया जाएगा। बेसिकली क्या होता है कि कोई एम्प्लॉयमेंट चेंज कर रहा है, तो उसको एक एक पर्टिकुलर नोटिस सर्व करना होता है, और उस नोटिस पीरियड में उस एसोसिएट्स का एक्सेस रिड्यूस कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, उसको प्रोडक्शन से पूरा हटा दिया जाता है ड्यूरिंग नोटिस पीरियड। और टर्मिनेशन के केस में नॉन डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट होता है, उस चीज को पूरा रिव्यू किया जाता है, और उसने उसने उस उसका जो प्रोडक्शन पर एक्सेस होगा, उसको पूरा रिव्यू किया जाता है कि इसने कुछ प्रोडक्शन पे इश्यूज वगैरह तो नहीं कर दिया। उसका पूरा कंपनी का ईमेल एक्सेस चेक होता है कि इसने कहाँ कहाँ क्या क्या मेल वगैरह किया है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होने का चांसेस बहुत कम हो। तो ये पूरा है हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज सिक्योरिटी। तो ये पूरा आज का टॉपिक्स था फ्रेंड्स। और मैं नेक्स्ट वीडियो में मेरा नेक्स्ट क्लाउस 8 दैट इज एसेट मैनेजमेंट से के ऑनवर्ड्स मैं वीडियोस बनाऊंगा। और तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं, आप कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे बता सकते हैं, ताकि कुछ और भी रिक्वायरमेंट हो आपके डाउट की, फॉर एग्जांपल, या मतलब मुझे और इम्प्रूव करने का जो भी आपका सजेशन है, मैं उस पे
गौर करूंगा निश्चित रूप से। तो फ्रेंड्स, आप पूरे लास्ट तक देखा आपने, और आप मुझे सजेस्ट करके चैट सेक्शन में बता सकते हैं। सो ऑल राइट, थैंक यू फ्रेंड्स।